नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी, आज का जो सेशन है हमारा सॉइल साइंस का पार्ट 2 के रूप में। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा, जो कि मॉर्निंग में हमारी क्लास 8:05 पर यूट्यूब से प्रसारित हो रही थी। काफ़ी अच्छा आप लोगों का स्नेह मिला, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उस क्लास को देखा और अच्छी सराहना की कि आने वाले समय में ऐसा ही अगर प्रयास रहा हमारा तो एजीटीए में मचेगा तहलका जरूर। ऐसा बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं हमको कि हाँ, हम लोग जो प्रयास करने की इच्छा जताए थे वो अब उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। तो आपका सपोर्ट, हमारा संघर्ष हम दोनों को एक अच्छे और सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएगा। तो ये जो सॉयल साइंस का क्लास है, ये एजीटीए और टीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल किया गया क्लास है। आप इस क्लास को देखकर बढ़िया आप नोट्स बनाएं अपने। बाकी अगर आप चाहते हो कि हमें नोट्स ना बनाना पड़े तो आपको एप्लीकेशन पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जो भी हम आपको क्लास पढ़ाएंगे, पैनल पीडीएफ, 4K पैनल पीडीएफ हम आपको क्लास के बाद में एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। जैसे पार्ट 1 आपका क्लास एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उसका पीडीएफ उसके साथ एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आज ये डेमो क्लास सेकेंड पार्ट के रूप में है। कल से पार्ट 3 अपना यूट्यूब पर ना होकर सीधा एप्लीकेशन से क्लास होगी। तो जो बच्चे हमारे एजीटीए के बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड करें, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे आईफोन और लैपटॉप वाले हों तो उनके लिए चैनल के जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके लैपटॉप, आईफोन, कंप्यूटर आदि में चला सकते हो आप। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको शताब्दी बैच और टीजीटी का टारगेट बैच आपको मिलेगा। आप वहां से अपने बैच को परचेज करके ऐसे ही सारे सब्जेक्टों का आप पाठ्य सामग्री अपने पास रख सकते हो, अपनी अध्ययन सामग्री, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप दे सकते हो। क्योंकि एग्जाम की डेट अब हो सकता है कि आने वाले समय में एजीटीए का भी कोई अनाउंसमेंट आ जाए। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से और यूट्यूब पर जो एक विश्वविद्यालय बन चुका है, थोड़ा उससे दूर हो जाओ। कहने का मतलब है कि कुछ लोग बस खाली ही रहते हैं इस चीज के लिए कि कैसे भी ना कैसे व्यू बटोर लिए जाएं, मतलब बच्चों को भड़का दिया जाए कि लो आ गई एजीटीए की न्यूज। मतलब थंबनेल में कुछ और होगा, वीडियो में कुछ और होगा, उसको देख के बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं छोड़ देते हैं और ये टेंशन में आ जाते हैं। सर मैंने देखा कि एजीटीए का पेपर तो फरवरी में हो जा रहा है। अरे तुम कहाँ से देख लिए जब यूपी ट्रिपल एससी नहीं देखना चाह रहा है अभी। ठीक है, तो धैर्य बना के रखो, तभी आप अच्छा कर पाओगे। जल्दबाजी में रहोगे तो बहुत कुछ अच्छा छोड़ के चले जाओगे। तो कल हम लोगों ने सॉइल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। जाना था कि मृदा क्या होती है और मृदा विज्ञान क्या होती है। मृदा विज्ञान का अगर हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले डाकुचेव जो रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें मृदा का अध्ययन करना सिखाया और मृदा की शाखाएं हमने देखा कि पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी में क्या होता है, एडेफोलॉजी में, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था। आज हम बताएंगे कि मिट्टी जिसका निर्माण हो चुका है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके क्या गुणधर्म हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सीधा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आ जाता है, तो एक भी बिंदु अपना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे कहीं ना कहीं हमको एग्जाम में ये लगे कि हमारा ये क्वेश्चन छूट जा रहा है। कहने का मतलब सब्जेक्ट को अपने को पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को सीखना है, जानना है, ताकि ये मान के चलो डायरेक्ट अगर किताब से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको बना ले जाओ, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण या मृदा के गुण।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, मृदा की विशेषताएं। कि जो मिट्टी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोगों के कुछ गुणधर्म होते हैं। अच्छा मकान बना लिया, अच्छी जमीन ले ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी कार हो गई, अच्छा फोन आ गया, ये सब हमारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही मिट्टी के पास भी कुछ अपने गुणधर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट्स आता है कि मिट्टी जब निर्मित होती है, मिट्टी का जब निर्माण हो जाता है, तो क्या मिट्टी स्थायी रहती है? तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, हाँ या नहीं? तो अगर हम देखें कि आज हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील की मिट्टी को उठाकर देखें, और कल हम चले जाएं और महाराष्ट्र में जाके नागपुर जिले की मिट्टी उठाकर देखें, क्या दोनों की मिट्टी एक जैसी दिखेगी? नहीं दिखेगी। इसका मतलब मिट्टी स्थान के हिसाब से बदल रही है। स्थान से स्थान देखेंगे तो मिट्टी का बदलाव हो रहा है। दूसरा, आज 2024 में हम कानपुर जिले की मिट्टी उठाकर देखें, और आज से ठीक 10 साल बाद अगर हम जाएं कानपुर में, तब वहां की मिट्टी को उठाकर देखें, तो मिट्टी के रंग, रूप, गुण, इनमें अंतर आपको दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि मिट्टी क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। किसके अनुसार परिवर्तनशील है? समय और स्थान के अनुरूप परिवर्तनशील होती है। तो पहला जो मिट्टी का गुण है, मृदा परिवर्तनशील होती है। मृदा परिवर्तनशील होती है। हमने पहला पॉइंट लिख दिया कि मृदा परिवर्तनशील होती। अब परिवर्तनशील का मतलब है, जैसे अगर हम देखना चाहें तो स्थान, मतलब लोकेशन, लोकेशन। तो स्थान की जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं एक कोई स्थान है, जैसे यूपी मान लेते हैं, और दूसरा कोई स्थान है, इसको हम मान लेते हैं केरला। एक तरफ हम यूपी मान लिए, एक तरफ केरला मान लिए, ठीक है। तो यूपी की मिट्टी और केरला की मिट्टी क्या एक होगी, या इनमें मिट्टी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो स्थान के अनुरूप भी परिवर्तन होता है। यूपी की मिट्टी अलग टाइप की होगी, केरला की मिट्टी अलग टाइप की होगी। तो स्थान बदला, मिट्टी बदल गई। बदल गई कि नहीं बदल गई? तो यूपी की जो मृदा है और जो केरला की मृदा है, इन दोनों मृदा में अगर देखा जाए, इन दोनों मृदा में देखा जाए तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम बात करते हैं यहीं पर, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हम देखते हैं समय, टाइम। समय की अगर हम बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, मान लेते हैं आज 2024 है। 2024 में हम मान लेते हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की जो मिट्टी है, लखनऊ की जो मिट्टी है, ये 2024 की बात है, ठीक है। लखनऊ की मिट्टी है, यही मिट्टी आगे जाके 2032 की अगर हम बात करें, 2032 में यही लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, यहां की मिट्टी, डिस्ट्रिक्ट एक ही है परंतु 8 साल का अंतर हो गया, समय, टाइम का अंतर हो गया। तो इस मिट्टी में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। क्या दिखेगा? इस मिट्टी में भी परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि समय का परिवर्तन हुआ है। तो इसके रंग में परिवर्तन दिखेगा, इसके रूप में परिवर्तन दिखेगा, इसके गुणधर्म में परिवर्तन दिखेगा। तो पहला पॉइंट हमारा, मृदा परिवर्तनशील होती है। तो हमने देखा कि मिट्टी स्थान और समय के हिसाब से परिवर्तनशील होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा।
ठीक है, अगर छप गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट आपके दिमाग में हर मिट्टी से संबंधित, सॉइल से संबंधित छापने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले पॉइंट का। ये बस समझने के लिए उदाहरण है, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आपको ये आना चाहिए। आप बस ये समझ लो मिट्टी परिवर्तनशील होती है तो कैसे होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं मिट्टी के गुणों में। लिखेंगे मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यह मिट्टी की दूसरी विशेषता है। अब प्राकृतिक पिंड का मतलब है नेचुरल बॉडी। प्राकृतिक पिंड मतलब मिट्टी का जो निर्माण है मानवीय गतिविधियों से नहीं हुआ है, प्रकृति की गतिविधियों से हुआ है। प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, प्राकृतिक तरीकों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। माना जाता है कि 1 इंच मिट्टी का निर्माण होने में 800 से लेकर के 1000 वर्ष का समय लग जाता है। कितना? 800 से लेकर के 1000 वर्ष समय लग जाता है 1 इंच मिट्टी के निर्माण करने में। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मृदा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है। ये वाला पॉइंट्स हमने देख लिया। तो ये 2 पॉइंट्स हमने मिट्टी के केस में देखे, और भी आगे इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं चौथा पॉइंट, मृदा त्रिविमीय संरचना है। मृदा त्रिविमीय मतलब 3D संरचना है। हम लोग कहते नहीं 3D पिक्चर, मृदा त्रिविमीय संरचना है। ठीक है, लैंड 2 डायमेंशनल होता है, वाटर 2 डायमेंशनल होता है, बट मिट्टी क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। 3 विमाएं होती हैं मिट्टी की, 3 विमीय संरचना मानी जाती है। कौन कौन सी त्रिविमीय संरचना होती है मिट्टी के अंदर? एक तो मिट्टी की लंबाई, कोई जो मिट्टी होगी उसकी लेंथ होगी, और उस मिट्टी की चौड़ाई होगी। चौड़ाई के साथ साथ उस मिट्टी की अपनी एक गहराई होगी। तो कहने का मतलब है मिट्टी क्या है? एक त्रिविमीय संरचना है, 3 डायमेंशनल बॉडी है सॉयल। अगर क्वेश्चन आता है ना सॉयल इज अ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल बॉडी, तो आप क्वेश्चन आएगा कि मृदा कैसी संरचना है? त्रिविमीय, द्विविमीय, एक विमीय? तो आपका आंसर क्या होगा? त्रिविमीय है। त्रिविमीय में 3 डायमेंशनल में क्या होगा? एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, उसको हम बोलेंगे त्रिविमीय। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा, अपने 4 कैरेक्टर देख लिए मिट्टी के। उसके बाद 5वां जो विशेषता है वो लिखते हैं हम लोग, मृदा चट्टानों व कार्बनिक पदार्थों का सम्मिलित रूप है। किसका सम्मिलित रूप है? सम्मिलित रूप है। जो मिट्टी है
वो चट्टान और कार्बनिक पदार्थ का मिला हुआ रूप होती है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से हुआ। तो ये माना जाता है कि मिट्टी जो है वो चट्टानों व कार्बनिक पदार्थों का एक सम्मिलित रूप होता है। अगला, मृदा विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। मृदा विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। मृदा विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। अब ये संस्तर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान देना है यहाँ पर। संस्तर की जब बात करते हैं, आपने देखा होगा घरों में जब कभी भी मकान बनता है तो मिट्टी की खुदाई होती है नींव भरने के लिए। जब कभी भी नल की बोरिंग होती है या इंजन की बोरिंग होती है या लेटरिन का टैंक बनता है, ठीक है, तो मिट्टी की खुदाई होती है। तो जब हम देखते हैं कि मिट्टी खोदते हैं तो एक ही रंग की नहीं होती है। चट्टानों से लेकर पृथ्वी की ऊपरी सतह तक, पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के चट्टानों तक मिट्टी का एक जैसा रूप नहीं होता, एक जैसा रंग नहीं होगा, एक जैसा गुणधर्म नहीं होगा और एक जैसे उसके कण नहीं होते हैं। कहीं महीन कण, कहीं बहुत बड़े कण, कहीं मध्यम कण, तो कहीं हल्का रंग, तो कहीं गहरा रंग, तो कहीं मध्यम कलर का रंग। उसके बाद तो कहीं की मिट्टी फर्टाइल होती है, कहीं की मिट्टी पत्थर वाली ककड़ीली होती है। तो जैसे जैसे गहराई में बढ़ेंगे या गहराई से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी का रंग, रूप, संरचना, आकार सब कुछ अलग अलग होता है। तो मिट्टी विभिन्न संस्तरों में बटी होती है। संस्तर का मतलब परतों में। मिट्टी विभिन्न परतों में बटी होती है, कोई परत उपजाऊ होती है तो कोई परत उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं संस्तर होते हैं। होराइजन्स, आगे हम इसका अलग सा एक चैप्टर है होराइजन्स का। तो संस्तर में हम लोग क्या देखते हैं, ओ होराइजन, ए होराइजन, वी होराइजन, आर होराइजन, सी होराइजन वगैरह पढ़ते हैं, मास्टर होराइजन। तो देखते हैं हम लोग कि ओ होराइजन कहाँ पाया जाता है। ओ होराइजन मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर वाला होराइजन होता है, जो फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्जिन सॉयल। वर्जिन सॉयल का मतलब ऐसी मिट्टी जिसकी कभी भी जुताई ना हुई हो, कुंवारी मृदा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कुंवारी मृदा। तो जो फॉरेस्ट का जो रेजिडुअल मैटर होता है वो डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर में बदलता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलता है। वो होराइजन हमेशा एरेबल लैंड में एब्सेंट होता है, मतलब कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि जहां पर भूमि की जुताइयां कई बार हुई होंगी, जहां पर खेती होती होगी मिट्टी की, वहां पर ओ होराइजन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जंगली एरिया में देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो संस्तर होते हैं, ये ये क्या होते हैं, संस्तर होते हैं, होराइजन होते हैं। तो मिट्टी जो होती है विभिन्न संस्तरों में बटी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर संस्तर को हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे, आपको नॉर्मल सा संस्तर बताना है, क्योंकि आगे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करनी है। हमने मिट्टी के 6 गुणधर्म देखे, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, आगे हम और भी चर्चाएं करने वाले हैं मिट्टी से। तो 7वां मिट्टी का जो कैरेक्टर देखते हैं, लिखेंगे मृदा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व व यांत्रिक सहारा। मतलब मिट्टी में पौधा खड़ा रहता है, उसको सहारा कौन देता है, तो मिट्टी ही देता है। वह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो मिट्टी जो होती है पौधों को आवश्यक जल और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये एक कैरेक्टर हो गया मिट्टी का। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के आगे इन पर बहुत
विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। मृदा में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक, व जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। व जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। व जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर आप लोग देखे होंगे भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा का स्थूल घनत्व, मृदा रंग, मृदा जल, मृदा वायु, ये सब क्या होती हैं, मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैविक होती हैं। रासायनिक गुण पीएच वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैविक गुण में सूक्ष्म जीव वगैरह देखते हैं हम लोग। तो ये चीजें हम लोग यहाँ तक देखे कि 8 मिट्टी के गुणधर्म पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आगे हम 9वें गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर पर चर्चा करेंगे कि मृदा में तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो मिट्टी में भी उपस्थित होती हैं तीनों अवस्थाएं। अभी देखते हैं कैसे। तो मिट्टी के अंदर भी तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। वो कौन कौन सी तीनों अवस्थाएं हैं। एक तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरी कौन सी होती है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और तीसरी जो होती है उसका नाम होता है गैसीय अवस्था या गैसीयस अवस्था। गैसीय अवस्था। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हम लोग देखते हैं मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। जो एक पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं वो मिट्टी के अंदर भी तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। मिट्टी में ठोस अवस्था क्या होता है, तो मृदा कण, जो मृदा कण होते हैं वो ठोस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था के रूप में मृदा के कण पाए जाते हैं। और द्रव अवस्था में मृदा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मृदा जल। और गैसीय अवस्था में मृदा वायु, सॉयल एयर, मृदा वायु पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर सॉयल पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये सॉयल पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है। क्या होता है, सॉयल पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है। और सॉयल वाटर जो होता है वो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मृदा वायु तो ये गैसियस स्टेट में होता है, सॉयल एयर। ठीक है। तो मिट्टी का एक ये भी गुणधर्म है, ये भी एक गुण है कि मिट्टी में तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं के बारे में आप लिख लो। ये है मिट्टी की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। मिट्टी की इतनी विशेषताएं हैं जो हमें आज पढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं, हमें जानने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हमें भी जानो। तो ये सब जानकारी हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग मृदा विज्ञान की जो किताबें चलती हैं हमारे कोर्स में, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, इंट्रोडक्टरी टू सॉइल साइंस, ऐसी जब किताबें हम लोग पढ़ते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारे सामने निकल कर आती है। अब बहुत से बच्चों के मन में विचार होगा कि सर सॉइल साइंस की कोई अच्छी बुक बता दो मैं पढ़ लूं। तो आपको एक स्पेशलाइजेशन नहीं करना है सॉइल साइंस में, आपको एक एवरेज नॉलेज लेना है ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस पर कोई रिसर्च वगैरह आपका करने का कोई इरादा नहीं है। तो जो भी आपको क्लास में मैटर दिया जाएगा उसके साथ साथ जो भी आपको नोट्स दिया जाएगा आपके लिए उतना सफिशियंट है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे टेक्स्ट सीरीज के माध्यम से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये मैटर आपके लिए सफिशियंट होगा। तो जो बच्चे हमारे एजीटीए के शताब्दी बैच से जुड़े हैं उनको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपके लिए हर दिन एक अच्छा करने की सोच रहती है बाईडी परिवार की। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप
बस इसी लगन से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि मन भटकने में टाइम नहीं लगता है, मन को स्थायित्व प्रदान करना है। तो अब हम लोगों ने बात की कि हम लोग चर्चा के बिंदु में ले आए किसको, मिट्टी के प्रॉपर्टी को हम लोग ले लिए। अब हम बात करते हैं मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल या कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी के अवयव क्या हैं, मृदा के अवयव कौन कौन से मृदा में पाए जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं मृदा के अवयव, मृदा के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव कौन कौन से हैं, इन पर अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा के अवयव से। तो मृदा के अवयव में हम लोग देखेंगे कि मृदा के मुख्यतः दो भाग होते हैं, या मृदा में मुख्यतः दो भागों का सम्मिश्रण होता है, या मृदा मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी होती है। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, मृदा मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी होती है। मृदा का निर्माण मुख्यतः या इसको लिख सकते हैं, मृदा के मुख्यतः दो भाग होते हैं, मृदा में मुख्यतः दो भाग होते हैं। मृदा में मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, ये अपने को ध्यान देना है। तो मिट्टी में मुख्यतः दो भाग होंगे, कौन कौन से दो भाग होंगे, तो जैसे हम बात करते हैं मृदा, सॉयल, अगर हम इस सॉयल के टुकड़े करें, मतलब इसमें जो मुख्यतः दो भाग होते हैं तो कौन कौन से होंगे, एक होगा ठोस भाग, क्या होगा, एक होगा ठोस भाग जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड पोर्शन, क्या बोलते हैं, सॉलिड पोर्शन, ठोस भाग को हम लोग बोलेंगे सॉलिड पोर्शन, और दूसरे को बोलेंगे रंध्रावकाश, रंध्रावकाश मतलब रंध्र वाला जो एरिया होगा जिसको हम बोलेंगे पोर स्पेस, क्या बोलेंगे, पोर स्पेस बोलेंगे। तो मिट्टी में मुख्यतः दो प्रकार के भाग होते हैं, मिट्टी में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक तो हो गया हमारा पोर स्पेस, दूसरा हो गया सॉलिड पोर्शन, क्या हो गया, पोर स्पेस और सॉलिड पोर्शन। अब बात आती है कि मृदा के मुख्य दो भागों में चार अवयव पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। मृदा के इन्हीं दो भागों में चार अवयव पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इन्हीं दो मुख्य भागों में, इन्हीं दो मुख्य भागों में, मुख्य भागों में मृदा के चार अवयव पाए जाते, या चार अवयव उपस्थित होते, चार अवयव उपस्थित होते हैं। इन्हीं दो भागों में मृदा के चार अवयव उपस्थित होते। कौन कौन से चार अवयव उपस्थित होते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना है कि इन्हीं दो भागों में मृदा के चार अवयव उपस्थित होते हैं। वो कौन कौन से चार अवयव हैं अपने को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं मृदा की। किसकी बात करेंगे, मृदा की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सॉयल। हर जगह हम लिखते हैं ताकि आपकी स्पेलिंग एरर दूर हो जाए। तो मिट्टी के मुख्यतः दो भाग हमने देखे, एक भाग को हमने नाम दे दिया ठोस भाग, क्या दे दिया, ठोस भाग हमने इसका नाम दे दिया, और दूसरे का नाम दे दिया हमने रंध्रावकाश। क्या नाम दे दिया, रंध्रावकाश। ये दो कहानी हम लोगों ने बढ़िया से सीख ली यहाँ तक।
कि मिट्टी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो मुख्यतः दो भाग होंगे, एक होगा आपका रंध्रावकाश और एक होगा आपका ठोस भाग। तो अब जो ठोस भाग होगा वो दो भागों में डिवाइड होगा, एक तो होगा खनिज पदार्थ। क्या होगा? खनिज पदार्थ। जब एक खनिज होगा तो इसको एक देंगे, बाकी बहुत सारे खनिज होंगे तो इसको हम खनिज पदार्थ बोल देते हैं, मिनरल मैटर। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, क्या बोल देंगे? कार्बनिक पदार्थ। तो ठोस पदार्थ भी अपने आप में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हमने यहां पर दो प्रकार इसके देख लिए और दो प्रकार हम देखेंगे रंध्रावकाश के। तो रंध्रावकाश में दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है मृदा जल और दूसरा है मृदा वायु। क्या है? मृदा वायु। तो एक है मृदा जल, एक है मृदा वायु। तो इन्हीं दो मुख्य भागों में मृदा के कितने अवयव देखने को मिले? 4 अवयव देखने को मिले। इन्हीं अवयवों की हम बात कर रहे थे, इन्हीं का आयतनात्मक प्रतिशत देखेंगे। सारी कुछ कहानी अब इन्हीं पर टिकी हुई है, इन्हीं के बारे में हमको आगे जानना है। ठीक है, उससे पहले आप लोग क्लास को शेयर जरूर करते रहें, जितना हो सके उतनी मात्रा में शेयर करते रहें। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक शेयर एक उस बच्चे के लिए लाभदायक होगा जो इस क्लास को पाना चाह रहा है। ठीक है, जिसके लिए इसकी जरूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे इन्हीं 4 पदार्थों पे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इनका आयतनात्मक संगठन, मृदा के अवयवों का आयतनात्मक संगठन। हेडिंग है मृदा के अवयवों का आयतनात्मक संगठन। आयतनात्मक संगठन। तो जो मृदा के अवयव हैं इनका आयतनात्मक संगठन हम लोगों को देखना है और इस पर विचार करना है कि यहाँ से क्या क्या बिंदु आपके पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स होगा वो होगा मृदा के अवयव। मृदा के अवयव, मृदा के अवयव की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने दो बातें निकल कर आएंगी। मृदा के अवयव जो हैं मुख्यतः हम बात करते हैं दो पोर्शन में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मृदा कण। क्या लिख सकते हैं? मृदा कण, जो कि 50% हिस्सेदारी निभाते हैं। तो मिट्टी जो है उसके अवयव पर जब हम बात करते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छा बंटवारा करती है अपनी संतानों के मध्य। 50% भाग ठोस भाग को दे देता है, ठीक है, और 50% भाग वो रंध्रावकाश को देता है। किसको? रंध्रावकाश, जिसको हम पोर स्पेस बोलते हैं। तो रंध्रावकाश को उसने कितना दे दिया? 50% भाग रंध्रावकाश को दे दिया। ठीक है, 50% मिट्टी का सॉलिड पोर्शन है, 50% मिट्टी में रंध्रावकाश है। ये कहानी हम यहां तक सीख लिए। ये मिट्टी के अवयवों पर जब हम बात करते हैं कंपोनेंट सॉइल के, तो ठोस भाग मृदा कण 50%, रंध्रावकाश कितना? 50%। अब ये जो ठोस भाग होता है ये दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ क्या होता है? ये राजा किस्म का होता है और इसकी नीति होती है डलहौजी वाली हड़प नीति। तो ये 50% इसके पास था और ये डलहौजी प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो ये हड़प लेता है अकेले 45%। कहता है तुम क्या करोगे, तुम तो शादी नहीं करोगे, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सब हमारी,
तो बेचारा कार्बनिक पदार्थ के पास कितना बचा? तो कार्बनिक पदार्थ के पास बचा 5%। कितना? 5%। बहुत है इसके लिए, ये कहीं आश्रम बना के अपना कुटी बना के भजन संध्या करेगा। तो इसके पास कितना बचा? 5% कार्बनिक पदार्थ के पास। खनिज पदार्थ कितना ले लिया? अकेले 45% ले लिया। अब जो खनिज पदार्थ होता है ये भी दो प्रकार से खनिज पदार्थ होता है। खनिज पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो खनिज पदार्थ दो प्रकार का, एक होता है क्रिस्टलीय। कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। और एक होता है अक्रिस्टलीय। कैसा होता है? अक्रिस्टलीय। तो खनिज पदार्थ की जब कभी हम बात करेंगे, खनिज पदार्थ दो प्रकार से होते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ जीवित होते हैं। जीवित में कौन आएगा? मृत में कौन आएगा? मृत में मान लेते हैं कोई जानवर मर गया, उसकी खाल हड्डी सड़ के कार्बनिक पदार्थ बन गया। कोई पौधा सूख गया, उसकी कार्बनिक पदार्थ बन गया, उसको मृत कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। जीवित क्या होता है? पौधे की जड़ें जीवित अवस्था में हैं या सूक्ष्म जीव जिनसे कार्बनिक पदार्थ बन रहा है तो वो जीवित में आ जाएंगे, इसको सूक्ष्म जीव भी बोल देते हैं। तो यहाँ तो हमने 50% का बंटवारा कर दिया ठोस भाग में। अब बात आती है रंध्रावकाश की। तो रंध्रावकाश ये थोड़ा अच्छी प्रवृत्ति का पेरेंट्स है। ये अपने बेटों में संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर भागों में करता है। कहता है मृदा जल से कि तुम रख लो 25% और बचा 25% मृदा वायु को दे दो। तो 25% ये मृदा जल रख लेता है और 25% ये मृदा वायु रख लेता है। कितना? 25% ये मृदा वायु रख लेता है। अब कहानी आती है यहां पर कि ये ऐसा क्या वास्तविक होता है? तो ये एक आइडियल सॉइल का, एक मध्यम कण वाली मिट्टी का एक औसतन डेटा दिया गया है। हमको यही पढ़ना है पेपर में अगर पास होना है तो। अब बात आती है यहां पर मृदा जल 25, मृदा वायु 25। क्या ऐसा हर कंडीशन पे होगा? क्या इनकी मात्रा डिसबैलेंस नहीं होगी? होगी। तो जो इनकी जो मात्रा है, ये जो मात्रा है इनकी, ये मात्रा निर्भर करेगी किस पर? ये जो मात्रा है ये जलवायु की दशा पर निर्भर करेगी। जलवायु की दशा पर निर्भर करेगी। जैसे मान लो मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो वहां की जब आप मिट्टी में जाके देखोगे तो मिट्टी का जो रंध्रावकाश है उसमें वायु से ज्यादा पानी मिलेगा आपको। राजस्थान की मिट्टी में जाके देखोगे वहां रंध्रावकाश में पानी से ज्यादा वायु मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर, वहां की क्लाइमेट ड्राई है तो अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है और वायुमंडल की वायु वहां पर पहुंच जाती है। तो ड्राई एरियाज में वायु की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी और वेट एरिया, ह्यूमिड एरिया में जल की मात्रा देखने को मिलेगी। ये जलवायु पर डिपेंड करता है कि जलवायु की दशा कैसी है। मृदा जल की मात्रा जलवायु की दशा पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर मान लो कहीं की जलवायु आर्द्र है, ह्यूमिड है, तो वहां जो मिट्टी के अंदर पोर स्पेस होंगे उसमें पानी ज्यादा होगा और जहां शुष्क भूमि है वहां पर मिट्टी के अंदर पोर स्पेस में वायु ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे मैं उदाहरण दिया था मेघालय और राजस्थान का, तो राजस्थान की जब कभी बात आती है तो लोग सोचते हैं कि राजस्थान पूरा मरु प्रदेश है। ऐसा नहीं है। राजस्थान में आप जाओगे हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इधर जाओगे तो राजस्थान का ही एरिया है परंतु वहां पर ह्यूमिड जलवायु है, ज्यादा बारिश होती है उधर। ठीक है। आप इधर चले आओगे चूरू वगैरह, बाड़मेर वगैरह, बीकानेर वगैरह, जैसलमेर वगैरह, तो इधर बारिश कम होती है। ठीक है। इधर बारिश की मात्रा कम होती है। उधर 300 मिलीमीटर होगी तो उधर 750 मिलीमीटर की बारिश होगी। इस प्रकार से बारिश देखने को मिलती है। तो हर जगह का मौसम अलग अलग है। तो हाड़ौती क्षेत्र की जब मिट्टी देखोगे वहां जल की मात्रा ठीक ठाक मिलेगी,
बाड़मेर साइड की मिट्टी देखोगे वहां वायु की ज्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। ये किस पर निर्भर करेगी? जलवायु की दशा पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर हमने मृदा के अवयवों को देखा कि अवयवों का आयतनात्मक संगठन क्या है। तो ये आयतनात्मक संगठन है। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये आया कहां से। ये जो मृदा जल मृदा वायु वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ये कहां से आया, ये अपनी बात यहां पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास चट्टाने हैं, चट्टान है, चट्टान टूटी, इसका टूटना हुआ, और टूटने को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। तो चट्टानों का टूटना फूटना हुआ। और चट्टानें निर्मित किससे होती हैं? तो खनिजों से मिलकर बनी होती हैं चट्टानें। किससे मिलकर बनी होती हैं? खनिजों से मिलकर बनी होती हैं चट्टानें। दो या दो से अधिक खनिजों के योग से किसका निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब चट्टानें टूटेंगी तब क्या बनाएंगी? जब ये बनी खनिजों से हैं तो टूटकर भी क्या बनाएंगी? खनिज बनाएंगी। तो ये क्या बनाएंगी? खनिज। अगर एक खनिज हो तो उसका नाम लिख दूं। यहां पर खनिजों की तो अंबार लगी हुई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? खनिज पदार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खनिज पदार्थ लिखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए भर के रखेंगे। ठीक है। अब कहानी ये आती है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चट्टानों से निर्मित होता है, जिसका निर्माण चट्टानों से होता है, या वहां पर चट्टानें ज्यादा विद्यमान होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं थल मंडल, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या उसको बोलते हैं? थल मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चट्टानों से मिलकर बना होता है, जहां पर चट्टानों की मात्रा देखने को मिलती है, उसको हम थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। तो थल मंडल में चट्टानें पाई जा रही हैं। इन चट्टानों में वेदरिंग हो रही है, चाहे वो भौतिक, चाहे वो जैविक, चाहे वो रासायनिक तरीके से चट्टानें टूट फूट रही हैं, और उनसे क्या बन रहे हैं? खनिज पदार्थ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? खनिज पदार्थ बन रहे हैं। यही आगे जाके मिट्टी का निर्माण करेंगे। ठीक है। यहां तक हमने खनिज पदार्थ को देख लिया। उसके बाद बात आती है कि हमारा कुछ जो क्षेत्र है वो क्या है? मान लो जैव मंडल का वो एरिया, बायोस्फीयर का वो क्षेत्र, जहां पर बायोस्फीयर में कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होगा। बायोस्फीयर में कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होता है। और कैसा कार्बनिक पदार्थ होता है? जटिल होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये जटिल प्रवृत्ति का कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? जटिल प्रवृत्ति का कार्बनिक पदार्थ होता है। फिर जब ये इसका विघटन होता है, जब ये कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है, या इसकी सड़न होती है, या ये सड़ता है, तब क्या बना के देता है? तब ये कार्बनिक पदार्थ बनाता है। और कैसा कार्बनिक पदार्थ? सरल कार्बनिक पदार्थ या सिंपल कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ बना देगा, जटिल से सरल। और कुछ होता है ह्यूमस में बदल जाएगा। जटिल कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करता है। कौन? जैव मंडल। हमारा कार्बनिक पदार्थ से जो निर्मित एरिया होता है वो जैव मंडल, या जैव मंडल में कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थ पर सूक्ष्मजीव क्रिया करके इस कार्बनिक पदार्थ को जटिल से सरल की ओर बदलते हैं। इनका विघटन होता है, सड़न होता है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है ये कार्बनिक पदार्थ। क्या मिल जाता है? कार्बनिक पदार्थ। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम ठोस भाग कह सकते हैं क्या? इन दोनों को मिलाकर हम ठोस भाग कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो मिट्टी का जो ठोस भाग था वो यही था। कितना परसेंट था? 50%। अब हमको समझ में आ गया कि मिट्टी के निर्माण में खनिज पदार्थ कहां से आया, मिट्टी के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ कहां से आया। अब मिट्टी के निर्माण में
मृदा जल और मृदा वायु कहां से आ रहा है ये देखना है। तो जो जलमंडल होता है हमारा, जो जलमंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, उस जलमंडल से क्या बाहर आता है? जल बाहर आता है। ठीक है, जल मंडल से जल बाहर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जो मिट्टी के अंदर जल पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं मृदा जल। क्या बोलते हैं? मृदा जल बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो वायुमंडल होता है, क्या होता है? एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का मिश्रण होता है, और उसी वायुमंडल से हमारे मिट्टी के अंदर मृदा वायु का प्रवेश होता है। और मृदा के अंदर जो वायु होती है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा वायु। और ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? रंध्रावकाश का निर्माण करते हैं। किसका? रंध्रावकाश का निर्माण करते हैं। यहां पर बात समझ में आ गई। रंध्रावकाश का निर्माण करेंगे जिसका परसेंटेज कितना होता है? 50% होता है। कितना? 50% होता है। अब यही रंध्रावकाश दो प्रकार से होते हैं। ये रंध्रावकाश दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक होता है छोटे या बड़े रंध्रावकाश। यहीं पर लिख लेते हैं, बड़े रंध्र, जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रोपोर। मैक्रोपोर, ठीक है, बड़े रंध्र। इनका जो आकार होता है बड़े रंध्र का, वो कितना होता है? तो आकार की जब हम बात करते हैं तो 0.06 mm से अधिक होता है। इनका आकार 0.06 मिलीमीटर से अधिक होता है, और इनमें वायु पाई जाती है। वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। मोस्टली ये हम लोग देखते हैं। तो इनको बड़े रंध्र या बृहद रंध्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद रंध्र भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आ जाता है कि बड़े रंध्र या बृहद रंध्र भी कहते हैं, जिनको मैक्रोपोर्स कहते हैं। और दूसरा होता है छोटे, या इनको हम बोलते हैं माइक्रो। और एक होता है, इन्हीं को कहते हैं केशिकीय। केशिकीय, ठीक है। अब ये छोटे माइक्रो या केशिकीय होते हैं, इनको कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं। इनका जो आकार होता है, इनका जो आकार होगा वो कितना होगा? वो लेस देन 0.06 मिलीमीटर। 0.06 मिलीमीटर से कम आकार के जो रंध्र होंगे उनको छोटे रंध्र बोलेंगे या कोशिकीय रंध्र बोलेंगे। और इनमें जल पाया जाता है। तो पूछा जाता है जल कौन से रंध्र में मिलता है? तो केशिकीय रंध्रों में मिलता है। तो यहां पर हमने लिख लिया, जल किसमें पाया जाएगा? केशिकीय रंध्रों में पाया जाएगा, जिनको कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं। कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं, कैपिलरी पोर्स, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैपिलरी पोर्स बोलेंगे। तो रंध्रावकाश की कहानी हमने देख लिया, सारी चीजें हमने देखी कि खनिज पदार्थ कहाँ से आ रहा है, कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आ रहा है, मृदा जल कहाँ से आ रहा है, मृदा वायु कहाँ से आ रहा है। यही चारों जो होते हैं मिट्टी के अवयव होते हैं, कि चारों कहाँ कहाँ से आए हैं। ये एक पूरा टेबल हम लोगों ने बना लिया। इस टेबल के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। और रंध्र जो होते हैं, रंध्रावकाश, इनमें रंध्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बड़े रंध्र या बृहद रंध्र, जिनका आकार 0.06 मिलीमीटर से अधिक होता है। और आकार अधिक होने से इनमें गैप ज्यादा होगा तो वायु की मात्रा ज्यादा होती है। छोटे या केशिकीय रंध्र का आकार छोटा होता है और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम एक बस छोटा सा बिंदु डिस्कशन करना है, उसके बाद अपनी क्लास का अंतिम बिंदु है आज। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी मिट्टी
जिसमें सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात जो है बराबर मात्रा में देखने को मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दोमट मिट्टी होती है जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है जल धारण क्षमता की। जल धारण क्षमता से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लिख लीजिएगा, जल धारण क्षमता, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जो जल धारण क्षमता होती है क्या होती है, मृदा कणों के मध्य या मृदा कणों की जल धारण करने की क्षमता। क्या होती है, मृदा कणों की जल को धारण करने की क्षमता। मृदा कणों की जल को धारण करने की क्षमता। जल को धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। अब ये जल धारण कैसे हो पाता है, मान लो मिट्टी में पोर स्पेस या रंध्र जो है पास पास होते हैं, तो उस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। जैसे हम उस मिट्टी में 1 गिलास पानी भर के डाल रहे हैं, उनमें पोर स्पेस, वायु बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, कण पास पास में है, तो पानी का जो अंदर मूवमेंट है वो स्लो होगा और सॉइल के पार्टिकल्स में वो फोर्स होगा कि वो मिट्टी के पार्टिकल्स जल को रोक सकें। तो मिट्टी के कणों की जल को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है, जो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बनिक पदार्थ की। सबसे ज्यादा अगर किसी की पूछा जाए तो किसकी होती है, कार्बनिक पदार्थ की सबसे ज्यादा, या कार्बनिक कण होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है। उसके बाद किसकी होती है, तो कार्बनिक पदार्थ के बाद होती है क्ले कण की। किसकी, क्ले कण की। यहां से क्वेश्चन आते हैं। और क्ले कण के बाद किसकी होती है, सिल्ट कण की। किसकी होती है, सिल्ट कण की। और सिल्ट कण के बाद किसकी होती है, बलुई। बलुई या बालू कण की। तो ये मिट्टी के जल धारण क्षमता करने का एक सीक्वेंस है। आप याद रख लेना, मिट्टी के जल धारण क्षमता का सीक्वेंस आपसे हो सकता है पेपर में ये आ जाए। और ऑप्शन ऐसे आते हैं कि एक नहीं, दो दो तीन तीन ऑप्शन साथ में दे देते हैं, तो भ्रमित मत होइएगा। ये एक सीक्वेंस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन ना लिखाकर सीधा इसको कॉन्सेप्ट बेस में लिखा दिए, ताकि आप अब दोबारा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो अपना क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल अपना अगला पार्ट 3 इसका जो आएगा, वो जो भी बच्चे पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो वो क्लास अपने एप्लीकेशन पे होगी। ये 2 क्लास आपको डेमो के लिए यूट्यूब पर हमने उपलब्ध कराई, ताकि आप हमको देख सको कि हम किसी भी सब्जेक्ट को किस प्रकार से लेकर चल रहे हैं, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी डेप्थ क्या है, हमारा क्राइटेरिया क्या है सिलेबस को लेकर के। और हम आशा करते हैं भाई डी परिवार आप सभी के लिए, एजीटीए हो, चाहे टीजीटी एग्जाम हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, आने वाले समय में आप सभी एग्जामों की प्रिपरेशन आप एक ही परिवार से देखने को पा सकते हैं। आपका समर्थन और सहयोग भाई डी परिवार इसके लिए हमेशा आकांक्षी रहेगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से क्लास को शेयर किया, अच्छे से देखा। मिलेंगे कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ, अगली क्लास के साथ। थैंक यू।